सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का उदित एकेडमी के इस रैंकर सीरीज में। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कुछ और भी इंटरेस्टिंग प्रश्न आज हम करेंगे। तो प्रश्न लेके हम आए, इससे पहले आप सभी लोग दिल से जुड़िए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। और आपके जान पहचान में जितने लोग हैं फार्मेसी का सपना देख रहे हैं या फिर फार्मेसी करना चाहते हैं, उनको भी जोड़िए। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने कुछ प्रश्न किए थे और वो बहुत ही आसान थे। आज के भी प्रश्न आसान ही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे मॉडरेट की तरफ बढ़ें, ठीक है, क्योंकि सिंपल से मॉडरेट बढ़ेंगे और मॉडरेट से टफ की तरफ बढ़ेंगे, तब जाके हमारा जो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। तो आज हम थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन का, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, बताइए। आपके ऑप्शन है 100/70, 120/80, 140/90 या 160/100। देखिए, ये दोनों कंडीशन जो है, ये आपकी हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है। हाइपरटेंशन वाली यानी कि इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। किसी का बीपी बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो ये दोनों जो कंडीशन है वो क्या है, हाइपरटेंशन वाली। लेकिन यहाँ पे पूछा नॉर्मल। देखिए, वैसे तो हम 170 को भी नॉर्मल में रखते हैं, बट एग्जैक्टली अगर दो ऑप्शन आपको दिए हो कि नॉर्मल रेंज के अंदर ही, तो हम 120/80 कहीं पे भी होगा तो हम इसको ही क्या करते हैं, नॉर्मल प्रेफर करते हैं। 100/70 भी एबनॉर्मल नहीं है, बट अगर हम इससे कंपेयर करें 120/80 से, तो ये जो है इससे थोड़ा सा एबनॉर्मल है, तो हम नॉर्मल में किसको रखेंगे, 120/80। चलिए अगला प्रश्न। द फंक्शनल यूनिट ऑफ सर्कुलेशन इज, ब्लड हार्ट से निकल जाता है, निकलने के बाद आर्टरी से होके जाता है, फिर आर्टरी से होने के बाद वो सेल टिश्यू में जाके गैस एक्सचेंज होता है, फिर वापस आके हार्ट में क्या होता है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में आता है। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन चलता है ना, इसकी एक यूनिट होती है, और वो यूनिट क्या करती है कि गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। या वो लंग्स में एक्सचेंज करे या तो वो टिश्यू के पास एक्सचेंज करे। उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको हम हार्ट बोलते हैं, क्या कैपिलरी बोलते हैं, वेन बोलते हैं या आर्टरी बोलते हैं? चलिए, इस इनमें से समझते हैं इस चीज को। ये मान लीजिए, ये क्या है, ये है आर्टरी। ये क्या है, आर्टरी है। आर्टरी में ब्लड आया, आर्टरी से ब्लड आ रहा है, और ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है वो क्या हो रहा है कि आर्टरी से आया, अब इसको एक टिश्यू के पास खाना देने जाना है, ठीक है। तो ये इधर गया, उसके बाद ये आर्टरी पतले पतले ढेर सारे कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो गई, कैपिलरी में। मतलब ये जो कैपिलरी होती है, इतनी पतली वेसल्स होती है ब्लड वेसल्स की, इसमें पोर्स भी बड़े होते हैं, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो निकल निकल के इसके पास चला जाएगा, टिश्यू के पास। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपको ऐसे ऐसे गोले गोले दिख रहे हैं, ये है टिश्यू। ये क्या है,
टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है, टिश्यू के ढेर सारे सेल्स हैं जो इसी कैपिलरी के आसपास ऐसे ढेर सारे बिखरे होते हैं। मान लीजिए किसी भी ऑर्गन की हम बात करें, लीवर, लंग्स, कुछ भी हो, लीवर के पास मान लीजिए खाना लेके गई है, ठीक है, तो आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जाती है। उसके बाद क्या होगा कि वो मेन मेन ढेर सारी मतलब पतली पतली ब्लड वेसल्स के एक जाल में बदल जाती हैं, और उसी जाल को हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। और इसी कैपिलरी से क्या होता है कि चीज़ों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। चीज़ों का एक्सचेंज का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन निकल के कहाँ जाता है? टिश्यू के पास जाता है, और टिश्यू से जो CO2 है, CO2 वो कहाँ चला आता है? वापस कैपिलरी में। तो आप देख रहे होंगे कि जब ऑक्सीजन आया तो ये पूरी कैपिलरी रेड है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन निकलता गया और CO2 इसके अंदर आता गया, ये धीरे धीरे कैसा हो गया? ब्लू हो गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का पूछने का मतलब ये कि जो सर्कुलेशन हो रहा है, कि ब्लड जो है वो हार्ट से निकला, टिश्यू के पास गया, टिश्यू से फिर वापस ब्लड वेसल्स में आया, फिर हार्ट के पास गया, ये सर्कुलेशन का यूनिट क्या है? कहाँ पे ये एक्सचेंज हो रहे हैं जाके? तो उसका जवाब हमारा जाएगा कैपिलरी। कि अगर पूछे कि ब्लड जो है वो एक्सचेंज किसके माध्यम से होती है, तो हमारा हमेशा जवाब होगा कैपिलरी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कैपिलरी, ठीक है। तो सर्कुलेशन का जो यूनिट होता है वो होता है कैपिलरी। चलिए नेक्स्ट, हार्ट इज मेड अप ऑफ विच मसल्स? हमारा जो हार्ट है, हार्ट वो किस मसल से बना होता है? आपके ऑप्शन है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, और भी ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड। अब बताइए, आपके पास 7 ऑप्शन है, इसमें से बताइए। चलिए अब 7 छोड़िए, आप ऊपर के 4 ऑप्शन में से ही बताइए कि जो हमारा हार्ट है वो किस मसल से बना होता है। नाम ही उसमें लिखा हुआ है कार्डियक मसल, तो जाहिर सी बात है कि जवाब भी क्या होगा? कार्डियक मसल से होगा। चलिए इसके पहले हम देख लेते हैं कि मसल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मसल्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्डियक मसल्स, जिससे सिर्फ और सिर्फ हार्ट बना होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्केलेटन मसल्स, और ये स्केलेटन मसल्स वहाँ होता है जहाँ पे हमारी हड्डियाँ होती हैं। हड्डियों का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का जितना भी ज्वाइंट का मूवमेंट हो रहा है, हाथ पैर, ये सारी चीजें जो मूव कर रही है ना, फिंगर्स हो गई, टोज हो गई, एल्बो, शोल्डर, जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं वो स्केलेटन मसल्स के मूव करने से होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हड्डियां मूव करती हैं, हड्डियों के ऊपर जो मसल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। उसके बाद तीसरा होता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होता है ना वो हमारे GI ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। GI मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा स्मूथ मसल्स का मिलके बना होता है। चलिए वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की अगर हम बात करें, तो हमारा जो कार्डियक मसल्स होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। मतलब कि ये हमारी इच्छा में नहीं होता। मतलब हम, ऐसा नहीं है कि जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है, धड़क रहा है, तो उसको हम अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक, ठीक है। दूसरा है स्मूथ मसल्स, ये होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब कि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, इच्छा के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे हम हाथ को जब चाहे मोड़ना मोड़ सकते हैं, जब चाहे फैलाना फैला सकते हैं। और हड्डियों का जितना भी मूवमेंट होता है, वो हमारे शोल्डर का हो, एल्बो का हो, नी का हो, हिप का हो, वो हमारी इच्छा में कंट्रोल होता है कि हम जब चाहे मोड़े, जब चाहे फैला लें, ठीक है। तो ये वॉलंटरी होता है। स्मूथ मसल जो होता है ये भी क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी मतलब ये भी इच्छा में नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पेट में एक बार खाना चला गया, तो उस खाने का डाइजेशन, उस खाने को आगे बढ़ाना, और फाइनली रेक्टम एनस से बाहर निकाल देना, ये सारी चीजें हमारी इच्छा में नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक बार खाना खा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि इस खाने को हम पहले तो 5 घंटे तक स्टमक में रखेंगे, फिर जब मन करेगा तब हम आगे ढकेल देंगे, जब मन करेगा हम उसको डुओडेनम में रोक देंगे, जेजुनम में रोक देंगे। नहीं, एक बार वो हमने निगल लिया, तो निगलने के बाद हमारा कंट्रोल इस पे से हट जाता है,
सारा कंट्रोल जो है हमारे इस स्मूथ मसल्स के ऊपर होता है, ये उसको पचाता है और आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है, स्मूथ मसल्स के अंदर ये मूवमेंट होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और जो कि हमारी इच्छा में नहीं होता है। एक चीज हमने आपको बताया था स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड का मतलब ना कि ऐसी मसल जिसपे आपको ये लाइनिंग दिख रही है ना, ऐसे ऐसे लाइनिंग वाली पट्टियां, उसको हम स्ट्रिएटेड बोलते हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब ये होता है एक लाइन। तो कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स ये दोनों स्ट्रिएटेड होती हैं। ठीक है, दोनों पे लाइनिंग दिख रहा है, लेकिन जो स्मूथ मसल्स होता है वो होता है नॉन स्ट्रिएटेड। ठीक है, अब इसमें पूरा आपको मसल्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि कार्डियक मसल्स क्या है, स्केलेटन क्या है, स्मूथ क्या है, और वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होता है, और स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा क्या है कि हमारा हार्ट किस मसल से बना होता है, तो वो कार्डियक मसल से बना होता है। ठीक है, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और वॉलंटरी हमने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है, एसए नोड इज नोन एज। एसए नोड को हम किस नाम से जानते हैं, ये बताने के पहले आपको पता होना चाहिए कि एसए नोड क्या होता है, कहाँ होता है, और इसका काम क्या होता है। पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे, फिर आप जवाब देंगे, उसके बाद हम आपको राइट आंसर बताएंगे। चलिए हम पहले एक इमेज देखते हैं। इस इमेज में आपको जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम। अब कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है? कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है ये पूरे हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसी सिस्टम से जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, और ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हम जिससे फैन बिजली चलता है। तो आप ये मान सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, और उसको जनरेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एसए नोड। ठीक है, एसओ नोड का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड। और ये होता कहाँ पे है? तो ये होता है आपके राइट एट्रिया में। कहाँ पे होता है? राइट एट्रिया में होता है, जहाँ पे आपका सुपीरियर वेना कावा खुलता है। ये है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ये, तो जहाँ पे ये खुलता है वहीं पे आपको साइनो एट्रियल वॉल्व सॉरी नोड जो है वो देखने को मिलेगा, साइनो एट्रियल नोड। उसके बाद इससे जुड़ी होती है कुछ फाइबर्स। ये फाइबर्स देखिए यहाँ पे इससे जुड़ी होती है। और जो दूसरा नोड होता है उसको हम बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड इसलिए इसको हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एट्रिया है, यहाँ वेंट्रिकुलर है। तो एवी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो क्या होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में होता है। तो यहाँ पे एवी नोड है, यहाँ पे क्या है? एवी नोड है। और ये ऐसे नोड से करंट जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, और वो इस फाइबर से होते हुए कहाँ आता है? एवी नोड में। और इस फाइबर को हम बोलते हैं इंटर नोडल फाइबर। ठीक है, तो इस फाइबर से होके वो एवी नोड के पास आता है। एवी नोड से होके आप देख लेंगे जो इस हार्ट के बीच में सेप्टम है, उससे होते हुए एक बंडल होता है। इसमें क्या होता है? बंडल होता है। और उस बंडल से होके वो क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिवाइड हो जाते हैं। तो इस बंडल को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं हम इसको? बंडल ऑफ हिज। तो हमने आपको तीन स्ट्रक्चर बताया, चार स्ट्रक्चर। इस सबसे पहले हमने बताया एसए नोड, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। दूसरा है इंटरनोडल फाइबर, जो क्या करता है कि इस जनरेट इम्पल्स को आगे की तरफ बढ़ाता है, और आगे की तरफ कहाँ लेके जाता है? एवी नोड के पास। ठीक है, तो एसए नोड, इंटरनोडल फाइबर, एवी नोड। उसके बाद वो आगे की तरफ एक फाइबर से होके गुजरते हैं, एक बंडल होता है उनका जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। और ये बंडल ऑफ हिज आगे जाने के बाद लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? परकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं उसको? परकिंजे फाइबर। तो ये जो हमने पांच स्ट्रक्चर आपको बताया, ये होते हैं कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट। ठीक है, एसए नोड,
इंटरनोडल फाइबर, इंटरनोडल फाइबर, फिर एवी नोड, बंडल ऑफ एज और परकिंजे फाइबर। ठीक है, परकिंजे फाइबर्स। चलिए, तो ये 5 स्ट्रक्चर आपको कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर याद रखना है। तो अब बात ये है कि ये जो एस ए नोड है, एस ए नोड ही क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, जिससे हमारा हार्ट जो है एक रिदम में, मतलब कि हम देखते हैं कि वो कितना लगभग 0.8 सेकेंड में एक बार वो पंप कर देता है। 0.8 सेकेंड में एक बार हमारा हार्ट जो है वो पंप कर देता है। तो हर एक 0.8 सेकेंड में वो एक रिदमिक तरीके से, मतलब एक ऐसा नहीं कि कभी 0.2 सेकेंड में किया, कभी 2 सेकेंड में कर रहा है, ऐसा तो नहीं। हमारा हार्ट जो है वो एक लिमिट समय में बार बार क्या करता है, पंप करता रहता है। तो इसका मतलब कि ये क्या करता है, उसका एक पेस बना के चलता है। एसए नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, लेकिन एक पेस के थ्रू। पेस का मतलब क्या है, रिदम बना कर रखता है। इसलिए इस एसए नोड को हम दूसरा नाम देते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का पेस बनाने वाला जो होता है वो एस ए नोड होता है, और इसलिए एस ए नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। आपने सुना होगा कि किसी को पेस मेकर लगा है, तो उसको पेस मेकर का मतलब कि उसका एस ए नोड खराब हो चुका था, तो उसको आर्टिफिशियल एक एस ए नोड लगाया गया है, जिसको हमने नाम दे दिया पेस मेकर, क्योंकि यही पेस मेकर जो है हार्ट का रिदम बना के रखता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एस ए नोड का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है। तो आर्टरी, नर्व, वॉल्व तो गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेस मेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पल्मोनरी आर्टरी कैरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, चलिए इसको भी एक इमेज से समझते हैं। ये है हार्ट, ये हार्ट है। ठीक है, यहाँ हार्ट के राइट वेंट्रिकल से, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये ब्लड को लेके जाती है किसके पास, दोनों लंग्स के पास। कहाँ पे लेके जाती है, दोनों लंग्स के पास। और ये जो ब्लड लेके जाती है वो प्यूरिफाई करने के लिए लेके जाती है। यानी कि आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर का जो सर्कुलेशन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है। तो ये क्या करती है कि अनप्यूरिफाइड ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास, ताकि उसको प्यूरिफाई करके वापस किस में भेज दिया जाए, हार्ट में वापस भेज दिया जाए, जिससे वो सर्कुलेट होकर पूरी बॉडी में चला जाए। तो जो भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट टिश्यू के द्वारा निकलता है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है, और ब्लड के साथ मिक्स होने के बाद वो इस जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से आता है हार्ट में, और हार्ट जो है उसको वापस किस में भेजता है, लंग्स में प्योर होने के लिए। तो लंग्स में भेजता है वो एक आर्टरी के थ्रू, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको बस ये याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो होता है। बाकी के आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि पल्मोनरी आर्टरी में क्या चीज जो है वो कैरी करती है, तो आपको ढूंढना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लिम्फ गलत जवाब है, मिक्स्ड ब्लड गलत जवाब है, ऑक्सीजनेटेड भी गलत होगा। ऑक्सीजनेटेड जो होता है वो पल्मोनरी वेन में होता है, ये भी आपको याद रखना है। पल्मोनरी वेन पूछ ले तो उसमें हम कहेंगे कि ऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी पूछा तो हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाई, ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था।
चलिए, ब्लड ग्रुप जो है वो कार्ल लैंड स्टीनर ने डेवलप किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था। बाकी न्यूटन को तो पता ही है कि कितने लोग, सारे लोग जानते होंगे कि उनके सर पे सेब गिरा था। बाकी ये दोनों लोग के बारे में मुझे इतना नहीं पता, आपको जरूर पता होगा। डार्विन और पास्चर का नाम हमने सुना है, बट हमें भी याद नहीं आ रहा कि इन्होंने किस चीज की खोज की थी। ठीक है, ठीक है। तो न्यूटन और लैंड स्टीनर का नाम आपने सुना होगा। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है वो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न। आरबीसी का फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? आरबीसी का फंक्शन मेन जो है वो क्या होता है? चलिए देखिए, आरबीसी जो है, आरबीसी का जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, आरबीसी का मेन काम जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। ठीक है, चलिए, कोई भी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं हमारे फेफड़े में जाता है, फेफड़े से फेफड़े के एल्वियोलाई वाले पार्ट में जाता है। तो वहां पे जाने के बाद ये एल्वियोलाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसके आसपास जो है हमारी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, और इसमें होती है यही आरबीसी। अब ये आरबीसी क्या करती हैं? ये आरबीसी जो है इससे मिलने वाले ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेती है। देखो ये आरबीसी है, आरबीसी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन आरबीसी से जुड़ जाता है, और ये क्या करता है कि कैरी करता है, ऑक्सीजन को ले लेके जाता है, और किसको दे देता है? सेल्स को। ठीक है, ये लिया कहाँ से? लंग्स से। लंग्स से लेके कैरी करता है, उसको ढोते हुए लेके जाता है, और किसको दे देता है? तो हमारी बॉडी में जितनी सेल्स है उनको ऑक्सीजन देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का मेन काम क्या है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए तो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए आरबीसीज होते हैं। और डाइजेशन के लिए क्या होता है? डाइजेशन के लिए किसी सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारे नॉर्मल फ्लोरा की जरूरत पड़ती है, कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत ही है। ठीक है, लेकिन ये तीन जो है वो ब्लड सेल से मैच करें तो इम्यूनिटी के लिए डब्ल्यूबीसी, क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए आरबीसी। तो आरबीसी को पूछा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्लेटलेट्स हेल्प इन, अभी हमने आपको बताया कि प्लेटलेट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए तो हमने बताया आरबीसी होता है। ठीक है, डाइजेशन के लिए कोई सेल ही नहीं है, और इम्यूनिटी के लिए क्या है? डब्ल्यूबीसी है। तो बचा एक क्लॉटिंग, क्लॉटिंग के लिए होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए अब ये प्लेटलेट जो है वो कैसे क्लॉटिंग करता है हम इस इमेज से समझ सकते हैं। कि आपको जो पहला स्टेप दिख रहा है, इस पहले स्टेप में क्या हुआ है कि ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है। मतलब कि किसी आदमी को चोट लगा है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स यहाँ पे डैमेज हुई, और ब्लड जो है वो बाहर निकलने लगा। ब्लड वेसल्स डैमेज हुई और ब्लड बाहर निकलने लगा। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये जो ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये हैं प्लेटलेट्स, जो कि आके यहाँ पे ढेर सारे एग्रीगेट हो गए, चिपक गए। ठीक है, तो जहाँ पे भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जिस एरिया में, वहाँ पे आके ढेर सारे प्लेटलेट्स क्या होते हैं? चिपकना शुरू हो जाते हैं, और इस प्रकार ये एक प्लग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? पी प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग बोलते हैं, जिससे ब्लीडिंग टेम्परेरी तरीके से बंद हो जाती है। चोट लगते ही ब्लीडिंग बंद हो जाती है ना कुछ देर बाद, तो वो इसी प्लेटलेट्स की वजह से। लेकिन अगर हम वहां पे थोड़ा सा भी इसको छेड़ दें, थोड़ा दबा दें, तो फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पीपीपी बना हुआ है, प्लेटलेट्स ने जो ब्लड को रोका था, वो टेम्परेरी है। अगर हम इसको छेड़ेंगे तो फिर से ब्लड निकलने लगेगा। लेकिन अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो उसी प्लग के ऊपर आके हमारे क्लॉटिंग फैक्टर जो है, क्लॉटिंग फैक्टर जो कि कितने होते हैं नंबर में? 12 होते हैं, वो आके वहां पे अपना क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू करते हैं, और फाइनली कंप्लीट तरीके से परमानेंट वहां पे क्लॉटिंग कर देते हैं, ब्लड को रोक देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। पहले प्लेटलेट्स रोकता है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हमारे जो
क्लॉटिंग फैक्टर है वो आके अपना काम करते हैं और वहाँ पे फाइब्रिन का मेश बनाते हैं, एक जाल बना देते हैं जिससे हमारा ब्लड रुक जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि जो हमारे प्लेटलेट्स है वो किस में हेल्प करता है, तो प्लेटलेट्स हेल्प करता है किसमें, क्लॉटिंग में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विच ब्लड वेसल्स हैव वॉल्व, किस ब्लड वेसल्स में वॉल्व होता है, आपके ऑप्शन है आर्टरी, अओर्टा, कैपिलरी, वेन्स। ये हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आर्टरी और वेन्स में एक मेजर डिफरेंस होता है इसी वॉल्व का। तो किस में वॉल्व होता है, आर्टरी में, वेन्स में, ये आप बताएंगे। किसमें वॉल्व पाए जाते हैं, चलिए इसको भी हम एक इमेज से समझ लेते हैं। एक तरफ आपको दिख रहा है आर्टरी और एक तरफ है वेन। हमें वॉल्व जो है वो वेन के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, वॉल्व जो है वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, वेन के अंदर दिख रहा है। तो वॉल्व जो है वेन के अंदर होते क्यों हैं ये भी जानना जरूरी है। चलो देखिए, मेजोरिटी जो वेन होती है ना, वेन का काम होता है कि ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ लाना। ठीक है, अब हार्ट हमारा कहाँ पे है, हमारे सीने में है। हमारे जो सीने के नीचे जितने भी अंग हैं, वो हमारे पैर हैं या फिर जो भी जितने भी पार्ट है बॉडी के, सब जगह से यही वेन जो है ब्लड को वापस किस में लेके आती है, हार्ट में लेके आती है। तो एक बहुत इसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे होती है ना कि नीचे से अगर किसी चीज को हम ऊपर ढकेल रहे हैं तो नीचे की तरफ ग्रेविटी इसको खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है और उसको जो है जबरदस्ती हम ऊपर ढकेल रहे हैं। तो इस टाइम हार्ट को बहुत ज्यादा पंप करना पड़ता है, इसलिए इसके अंदर वॉल्व होता है। और वॉल्व होने का फायदा ये है कि इसको बैक फ्लो को रोकता है। कैसे, जैसे कि एक बार ब्लड ऊपर गया, ठीक है, ब्लड एक बार ऊपर गया, फिर जैसे ही ब्लड क्या होगा कि ग्रेविटी से नीचे आने की कोशिश करेगा, ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये वॉल्व इस तरीके से बने होते हैं, वॉल्व का मतलब ये होता है कि वो एक ही तरफ जाने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देखिए तो ज्यादा क्लियर होगा कि ये ब्लड आया इस तरीके से। ठीक है, ब्लड आया, अब ब्लड जैसे ही क्या होगा ग्रेविटी से वापस जाने की कोशिश करेगा, ये वॉल्व ऐसे बंद हो जाएंगे। ठीक है, फिर नीचे से दूसरे ब्लड ने धक्का दिया तो ये वॉल्व खुले और ये और ऊपर आया, जैसे इसमें है, इसी रेंज में कि जैसे यहाँ से ब्लड आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे ढेर सारा ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही ये ब्लड नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। अब फिर नीचे वाले ब्लड ने फिर धक्का दिया, ये वॉल्व खुला, तो यहाँ इसमें जो भरा हुआ ब्लड था वो इस वॉल्व के ऊपर चला गया। फिर जैसे ये आने की कोशिश करेगा, ये जो है वॉल्व बंद हो जाएगा और ब्लड यहाँ भर जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये वॉल्व क्या होते हैं, खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, जिससे ब्लड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ बढ़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी से उल्टा ये काम करता है। ठीक है, तो जो भी ब्लड वेसल्स हों उसमें हम जहाँ पे वेन की बात करें तो वेन में वॉल्व पाए जाते हैं। तो वेन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आर्टरी और कैपिलरी में वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो किसमें वॉल्व होते हैं, वेन में वॉल्व होते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए अगला प्रश्न, और आज का ये आखिरी प्रश्न है। हार्ट साउंड्स आर, हार्ट का जो नॉर्मल साउंड होता है वो क्या होता है, लब डब, टिक टॉक, बूम बूम, टैप टैप। हार्ट का जो नॉर्मल साउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, लब डब, टिक टॉक, बूम बूम या टैप टैप। चलिए ये प्रश्न आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। आप ये खुद बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है और हमेशा से आप सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको अब हम पूछेंगे अपनी अगली क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए अब इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।